वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू आर डूइंग गुड। आज 11 अक्टूबर 2021 है, दिन है मंडे। आई एम श्योर आप सबने अपना वीकेंड काफ़ी एंजॉय किया होगा। लेट्स स्टार्ट अ न्यू डे, न्यू वीक विद अ न्यू पॉजिटिव कोट बाय माइकल जे फॉक्स। गुड एक्शन की डेफिनेशन क्या है? माइकल जे फॉक्स कहते हैं, आई लाइक टू एनकरेज पीपल टू रियलाइज दैट एनी एक्शन इज अ गुड एक्शन इफ इट्स प्रोएक्टिव एंड देयर इज पॉजिटिव इंटेंट बिहाइंड इट। कोई भी चीज़ पॉजिटिव एक्शन, गुड एक्शन तब बन जाती है जब आपने एक राइट टाइम पर उसके ऊपर एक्ट किया है। किसी विचार के ऊपर आपने एक्ट किया, किसी विचार को आपने इम्प्लीमेंटेशन में रखा एक राइट समय पर। तो दैट इज़ वन पॉइंट। एंड द सेकंड पॉइंट इज, जो आपका विचार है, जो आपकी एक्शन है, वो पॉजिटिव तब बनेगी जब उसके पीछे जो आपका लक्ष्य है, जो इंटेंशन है, वो अगर पॉजिटिव। अगर दो चीज़ें हैं, प्रोएक्टिव राइट टाइम पर एक्शन लेना, और एक्शन के पीछे जो इंटेंशन है अगर वो पॉजिटिव है, तो वो गुड एक्शन की कैटेगरी में आ जाती है। आज हमारे टेबल के ऊपर 4 इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं। डियर फ्रेंड्स, प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। आप सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सारी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए स्टडी आईक्यू के पास डेडिकेटेड स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं। भारत की बेस्ट फैकल्टीज़ ने मिलकर इन स्मार्ट कोर्सेज को डिज़ाइन किया है। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, टोटल 19 ऐसे अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल हैं। गुड न्यूज़ ये है कि ये सभी स्मार्ट कोर्सेज के ऊपर नवरात्रि सेल चल रहा है। ये 15 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें आपको फ्लैट 50% डिस्काउंट, ऊपर से 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा व्हेन यू यूज़ दिस कोड शुभ 25। सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारी वेबसाइट studyIQ.com या फिर मोबाइल ऐप या फिर आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यूल गेट ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट इट। तो सबसे पहला आर्टिकल जो है ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। होस्ट ऑफ चैलेंजेस ग्रीट्स इंडियाज न्यू एयर चीफ। हमारे देश को 30 सितंबर को एक नए चीफ ऑफ एयर स्टाफ मिला, यानी कि हमारी जो इंडियन एयरफोर्स हैं उनके नए हेड आ चुके हैं। इनका नाम है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी साहब। तो विवेक राम चौधरी जो है, ही इज़ द न्यू चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑफ आवर कंट्री। ये एक जनरल नॉलेज की इंफॉर्मेशन है, कीप दिस थिंग इन योर माइंड। 8 अक्टूबर को हमारी एयरफोर्स ने 89th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। बहुत सारे चैलेंजेस जो हैं वो हमारे नए एयर चीफ स्टाफ जो हैं, या फिर चीफ ऑफ एयर स्टाफ जो हैं विवेक राम चौधरी साहब, उनको फेस करने पड़ेंगे। सबसे बड़ा जो एक चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज जो मैं मानता हूँ, मीन्स टेक्निकल और प्रोडक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सारे चैलेंजेस तो हैं ही, लेकिन रिमेंबर एयर फोर्स जो है इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं। कई लोग इंटेलिजेंट हैं, कई लोग अच्छे लोग हैं, कई लोग बुरे लोग भी हो सकते हैं। और एक बहुत ही शर्म आए ऐसी बात हमारी एयरफोर्स में हुई है, वो ये है कि एक महिला ऑफिसर ने एक मेल कलीग के ऊपर रेप के एक्यूजेशंस लगाए हैं। उन्होंने ये बताया कि एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज जो है कोयम्बतूर में, वहाँ पर उनका रेप किया गया। एंड दिस इज़ ए वेरी 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 डिज़ास्टर्स थिंग फॉर आवर यूनिफॉर्म सर्विस। एसीएम चौधरी साहब ने ये एश्योरिटी दी है मीडिया को कि किसी भी प्रकार की, इस प्रकार की कोई भी चीज़ जो है, ऑफ कोर्स उसको माफ़ नहीं की जाएगी और इसकी एक थरो इन्वेस्टिगेशन की जाएगी एंड विल फाइंड आउट कि इसमें जो सच्चाई है वो क्या है। रेप कैनॉट बी कंडोन्ड एनीवेयर, मच लेस इन द इंडियन मिलिट्री विच विल बिगिन इंडक्टिंग women into the prestigious National Defense Academy खड़कवासला। ऐसी चीज़ जो रेप इज़ ए थिंग जो पृथ्वी के किसी भी कोने के ऊपर एक्सेप्टेबल नहीं है, इसका विरोध ही होना चाहिए। सबसे पहले तो ऐसी चीज़ें होनी नहीं चाहिए, और अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसी कोई चीज़ हो भी जाती हैं तो फिर उसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, और जो भी व्यक्ति हैं, जो क्रिमिनल हैं, राइट, उसको कठोर सज़ा मिलनी चाहिए, और जो विक्टिम है उसको सपोर्ट मिलना चाहिए। अब नेशनल डिफेंस एकेडमी में, एनडीए में महिलाओं की भर्ती की जाएगी, और इस प्रकार की खबरें जब आएगी तो इट विल क्रिएट सो मेनी क्वेश्चंस। तो आई होप, मुझे विश्वास भी है कि हमारी जो एयरफोर्स है, हमारी जो
इंडियन मिलिट्री है वो काफ़ी एक प्रोफेशनल तरीके से ऑपरेट करती हैं, तो इसमें एक थरो इन्वेस्टिगेशन होगी और सच जो है वो हमारे सामने आएगा। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज ऑफ कोर्स नए चीफ ऑफ एयर स्टाफ के सामने है। इसके अलावा अगर हम एयरफोर्स की जो बड़ी बड़ी बातें हैं, जो बड़े बड़े माइलस्टोन्स हैं, उसके ऊपर नज़र डालें, एक बर्ड्स आई व्यू से देखें, तो 1947-48 का जो वॉर था कश्मीर को लेकर, उसमें भी हमारी एयरफोर्स ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर है, इनका नाम है एयर कोमोडोर मेहर सिंह। एयर कोमोडोर मेहर सिंह जो हैं वो एक लेजेंड हैं एयरफोर्स की जब हम बात करें, और उन्होंने बहुत ही इनोवेटिव तरीके से एयरफोर्स का जो पावर है उसका इस्तेमाल किया। जो जो नए लेयर्स हैं उनको उन्होंने अनलॉक किया, नई टेरिटरी में एयरफोर्स को लेकर गए। तो एयरफोर्स की ताकत के बारे में हमें और ज़्यादा पता चला थैंक्स टू दिस सॉर्ट ऑफ लीडर्स, जिन्होंने, ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर अच्छे प्लेन्स हैं देन यू आर मोस्ट पावरफुल। उन प्लेन्स को ऑपरेट करने वाले लोग कौन हैं, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट आपके विंग कमांडर या फिर फाइटर जेट पायलट्स, उनको सपोर्ट करने वाली टीम, जो लीडरशिप है, जो पूरा आपका स्ट्रक्चर है, ये सारी चीज़ें जब परफेक्ट होगी देन यू विल बिकम पावरफुल। अनफॉर्चुनेटली 1962 का जो युद्ध हुआ चाइना के साथ, उस वक्त हमने एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया था। अगर किया होता तो रिज़ल्ट कुछ और होता, बट अनफॉर्चुनेटली जो हायर लेवल पर बैठे हुए लोग थे उस टाइम पर, उन्होंने पता नहीं क्यों लेकिन ऐसा डिसीजन लिया। अब उस समय की बात कुछ अलग थी, तो वही लोग जानेंगे। जो भी डिसीजन उनको सही लगा वो डिसीजन लिया, लेकिन आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि अगर उस टाइम पर इंडियन एयरफोर्स का इस्तेमाल किया होता तो रिज़ल्ट कुछ अलग मिलता। 1965 के युद्ध के समय में, 1971 के वॉर में भी एयरफोर्स का इस्तेमाल किया और रिज़ल्ट जो है वो भारत के फेवर में रहे। द डेयरिंग स्ट्रेटेजिक लिफ्ट, जो मालदीव्स में एक इंडियन ओशन आइलैंड मीन्स मालदीव्स जो हैं, तो वहाँ पर ना तो कोई हमारे पास प्रॉपर सेफ रनवे था, ना तो रिलायबल मैप्स थे, लेकिन फिर भी एक बहुत ही डेयरिंग एयरलिफ्ट ऑपरेशन जो है वो भारत ने किया था। सियाचिन ग्लेशियर में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग करवाई। फिर 1999 में कारगिल वॉर में भी एयरफोर्स का इस्तेमाल हुआ था। और जब भी हमारे देश में कोई आंधी तूफान या फिर दुनिया के दूसरे देशों में, नज़दीक के पड़ोसी देशों में भी कोई इश्यूज़ होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, तो हमारी एयरफोर्स जो हैं वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिज़ास्टर रिलीफ का सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। तो एयरफोर्स हैज़ ऑलवेज बीन एक्टिव एंड इट इज़ गोइंग टू बी एक्टिव। ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट विंग ऑफ आवर इंडियन मिलिट्री। दूसरे चैलेंजेस जो हमारे नए एयर चीफ को फेस करने पड़ेंगे वो ये हैं कि एक तो थिएटर कमांड्स की बात हो रही है। अब बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपसे बात करूं कि व्हाट इज़ थिएटर कमांड, तो एज वी नो कि हमारे देश में एयरफोर्स, फिर नेवी और आर्मी, ये तीन इंडियन मिलिट्री की ब्रांचेस हैं। ये तीनों अलग अलग क्षेत्रों में काम करती हैं, तीनों के अलग अलग जगहों पर ऑफिसेज हैं, हेडक्वार्टर्स हैं, एक्सेट्रा, जो ट्रेनिंग है और ये सारी चीज़ें, राइट। अगेन नॉट गोइंग इनटू टू मच टेक्निकलिटी। अब थिएटर कमांड जो है वो क्या काम करेगा? थिएटर कमांड में ऐसा होगा कि थिएटर कमांड में ये तीनों एयरफोर्स, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों जो हैं उनको जॉइंट में रखा जाएगा। एक जॉइंट, एक प्रकार का आपका एक ऐसा सेटअप होगा जिसमें ये तीनों फोर्सेस वहाँ पर डिप्लॉयड होगी, कुछ कुछ रिसोर्सेज यहाँ पर डिप्लॉयड होंगे। और थिएटर कमांड जो है, लेट्स से कि चाइना को लेकर डेडिकेटेड थिएटर कमांड है, तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स यहाँ पर डिप्लॉयड होगी। और चाइना के जो भी खतरे हैं, चाइना से आने वाले खतरे, तो इनको टैकल करने के लिए एक डेडिकेटेड थिएटर कमांड, देन पाकिस्तान के लिए एक डेडिकेटेड थिएटर कमांड। तो इस प्रकार से तीनों फोर्सेस को एक साथ मर्ज, कुछ एरियाज़ में, कुछ ऐसे लोकेशंस के ऊपर मर्ज किया जाएगा ना। जब हम इस आइडिया को समझते हैं तो लगता है काफ़ी अच्छा आइडिया है, लेकिन कुछ महीनों पहले की बात है, हमने थिएटर कमांड के बारे में एक थरो डिस्कशन की थी। शायद आपको सारे पॉइंट्स उसके याद ना हो, लेकिन लेट मी टेल यू, कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स ने ये कहा था कि ये आइडिया एयरफोर्स के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि एयरफोर्स जो है उसका ऑपरेट करने का काम कुछ अलग प्रकार का होता है, बहुत ही कम समय में ज़्यादा रिज़ल्ट डिलीवर कर सकती है एयरफोर्स। और जब आप एयरफोर्स को
थिएटर कमांड में डालेंगे तो सिचुएशन ये हो सकती है कि उसकी पूरी कैपेबिलिटी यूज़ ना हो। तो ऐसे कुछ रिजर्वेशंस सामने आए। रिजर्वेशंस यानी कि ऐसे कुछ एंटी थिएटर कमांड वाले पॉइंट या फिर थिएटर कमांड को रिजेक्ट करने वाले पॉइंट्स हमारे सामने आए थे। फिर हमारी जो एयरफोर्स है उसके पास लिमिटेड मटेरियल है, लिमिटेड रिसोर्सेज और एसेट्स हैं। तो अगर हमारी एयरफोर्स को हम थिएटर कमांड्स में, कुछ हमारे एयरफोर्स की एसेट्स को थिएटर कमांड के हवाले कर देंगे, तो जो एयरफोर्स को भी इंडिपेंडेंटली काम करना है तो उसमें ज़बरदस्त कमी हमें देखने को मिलेगी। फिर ये सारे डिसीजंस जब लिए जा रहे हैं तो एक तरफ कोविड पेंडेमिक की वजह से जो नुकसान हुआ है और सरकार के पास भी पैसों की कमी है, तो दिस इज़ वन हर्डल। सेकंड थिंग, अगर हमारे पड़ोस की बात करें तो यूएस से अफ़गानिस्तान से चला गया है और अब अफ़गानिस्तान पाकिस्तान ये मिलकर एक नई ताकत बन सकते हैं। ऑफ कोर्स चाइना इज़ ऑल्सो हेल्पिंग। तो नए चैलेंजेस हमारे सामने आएंगे। दूसरी तरफ चाइना को लेकर भी ये गलवान वैली और एलएसी के ऊपर जो इश्यूज चल रहे हैं, तो ये चैलेंजिंग समय पर इस प्रकार के डिसीजंस जो हैं वो क्या राइट डिसीजन होंगे, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। 2002 में हमारे पास 42 कॉम्बैट स्क्वाड्रंस थे। स्क्वाड्रंस में लगभग 18 प्लेन्स होते हैं, 18 ऐसे फाइटर जेट्स होते हैं, अलग अलग लेवल के, अलग अलग। तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे रफाल आप बना दें तो एक स्क्वाड्रन में सभी, मीन्स अगर हमारे पास 30 स्क्वाड्रंस है फिलहाल, तो 30 सभी स्क्वाड्रंस में सभी प्लेन्स जो है वो रफाल हो, ऐसा नहीं होता है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, फिर जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होता है, या फिर जो मल्टी रोल फाइटर जेट्स होते हैं, तो इनका वेरिएशन, इनके अलग अलग रोल होते हैं। हमें तो एज अ सिविलियन जो है वो हमें यही लगता है कि सारे फाइटर जेट्स जो हैं वो एक ही काम करते हैं, बट अलग अलग टेक्निक्स, अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो 2002 में हमारे पास 42 ऐसी कॉम्बैट स्क्वाड्रंस थी। फ़िलहाल हमारे पास कितनी है? सिर्फ 30 स्क्वाड्रंस है। ये हमारी जो नेसेसिटी है उससे बहुत ही कम है। और ACM चौधरी साहब ने ये कहा है कि आने वाले एक दशक तक ये शॉर्टफॉल जो हैं ये ऐसा ही रहेगा। यानी कि जो हमारे पास 42 स्क्वाड्रंस होनी चाहिए, इतनी स्क्वाड्रंस जो हैं ये इस दशक में तो नहीं पॉसिबल हो पाएगी। तो ऑलरेडी रिसोर्सेस क्रंच हैं। हाल ही में कुछ 83 तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो हैं उनको परचेज करने की बात है, तो दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि एक तरफ मिग्स जो हैं वो धीरे धीरे फेज आउट हो रहे हैं, अब वो पुराने हो चुके हैं। फिर फ्यूचर में हम 5th जनरेशन एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंडक्ट करने वाले हैं, इंडिजीनियसली इनको बनाया जाएगा। फिर मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट जो हैं नया प्लेटफॉर्म सेटअप किया जाएगा और यहाँ पर इनको मैन्युफैक्चर किया जाएगा। तो धीरे धीरे 30 में से हम 35 स्क्वाड्रंस तक पहुँचेंगे, लेकिन इस दशक में तो 30 स्क्वाड्रन ही हमें देखने को मिलेगी। अब हमारी जो भारत का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, तेजस को बनाने में, तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को बनाने में भारत को 30 ईयर्स लग गए, 30 साल लग गए। तो हम एडवांस्ड मल्टी कॉम्बैट, ये जो एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो हैं, तो इनको अभी इट इज़ अंडर डिज़ाइन, तो कितना वक्त लगेगा वी डोंट नो येट। और जैसे जैसे वक्त बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसका कॉस्ट जो है वो भी बढ़ता जाएगा। एज रिगार्ड्स द MRFA, द रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन फॉर 114 जेट्स हैज़ जस्ट बीन इश्यूड। रफाल का एक्सपीरियंस देखिए, उसमें भी एक लंबा समय लगा, जब हमें चाहिए था तब हमें नहीं मिला। लगभग 2020 में हमारे पास रफाल्स आए, इज़न्ट इट। तो ये एक प्रॉब्लम है कि समय जो है वो काफ़ी एक्सटेंड हो जाता है और फिर इसकी कॉस्ट भी बढ़ जाती है। फॉर्मर एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ एयर मार्शल रघुनाथ नाम्बियार हैज़ बीन मोर फोर्थराइट एंड हैज़ cautioned that based on the acceptance of necessity accorded by Ministry of Defense, the combat strength of IAF will decline to 27 squadrons in 5 years and will come down to 19 in 10 years. जिस प्रकार से चीज़ें जा रही हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही डिलेज होते रहें, तो आने वाले 5 सालों में 30 में से हमारे पास सिर्फ 27 स्क्वाड्रंस रहेगी और 10 सालों में
30 में से 19 स्क्वाड्रंस हो जाएगी, यानी कि हमारी एयरफोर्स वीक हो जाएगी। भारत की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों सर्विसेज काफ़ी प्रोफेशनल हैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। इन तीनों में अगर हम देखें तो सबसे स्ट्रॉन्ग, जहाँ तक मेरी लिमिटेड नॉलेज है, एज फार एज आई नो, सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे एक्सपीरियंस्ड जो हैं दैट इज़ आवर नेवी। उसके बाद एयरफोर्स का नंबर आता है और उसके बाद आता है आर्मी का नंबर। इन तीनों की बात करें तब एयरफोर्स भारत की इतनी ताकतवर है कि फ़िलहाल अगर आप चाइना की एयरफोर्स और भारत की एयरफोर्स को कंपेयर करें तो भले ही उनके पास कुछ एडवांस्ड एयरक्राफ्ट क्यों ना हो, लेकिन हमारे पास एक्सपीरियंस है। तो हमारी एयरफोर्स जो है वो काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स है। लेकिन अगर ऐसा ही रिसोर्स क्रंच चलता रहा तो एक स्ट्रॉन्ग टीम होने के बावजूद भी हमारी एयरफोर्स जो है वो वीक हो जाएगी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेस। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। नए जो हमारे चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय होगा। इसके अलावा एयरफोर्स में नई नई चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि अनमैन्ड प्लेटफॉर्म्स, यानी कि जो यूएवीज हम कहते हैं, ड्रोन्स, साइबर स्पेस लिंकेजेस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवांसेस, ये सारी नई टेक्नोलॉजी को भी हमें इसके साथ भी चलना है। तो अब देखते हैं कि भारत सरकार और एयरफोर्स मिलके आगे किस दिशा में आगे बढ़ते हैं। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, इंस्टा एंड ट्विटर एज वेल। बिटर स्वीट प्राइज, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। इट्स अबाउट नोबेल प्राइज, प्रोटो ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट्स। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ऐसी सरकारें जो सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक देशों में होती है, या फिर ऐसी सरकारें जो सारा पावर अपने पास रखती हैं, सेंट्रलाइज्ड पावर। कुछ लिमिटेड लोगों के पास सारे पावर्स हैं, जैसे कि चाइना, जैसे कि रशिया। तो ऐसे देशों को जब हम देखते हैं तब पता चलता है कि पावर जो है वो, जो टॉप पोजीशन पर बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसके पास सारे पावर्स हैं। और ऐसी सरकारों में अगर कोई उस सरकार की एक्शंस का विरोध करता है तो उनको या तो जेल में डाला जाता है या फिर उनकी मृत्यु भी, उनकी हत्या भी की जाती है। ऐसे समय पर नोबेल कमेटी ने दो ऐसे लोगों को पीस प्राइज अवार्ड दिया है। एक है मारिया रेसा और दूसरे हैं दिमित्री मुरातोव। मारिया रेसा जो हैं ये फिलीपाइंस के हैं और दिमित्री मुरातेव जो हैं ये रशिया के हैं। उन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसकी रक्षा करने के लिए एक स्टैंड लिया। दुनिया के सामने, उनके देश के लोगों के सामने उनकी सरकारों की सच्चाई सामने रखी। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए नोबेल कमेटी ने इनको नोबेल पीस प्राइज़ जो है, जॉइंट में नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो इन दोनों जर्नलिस्ट्स को दिया गया है। Ressa and Muratev have spoken truth to power and shone a light in areas that their governments would rather leave shrouded in opacity. जो पर्दे के पीछे चीज़ें होती थी उनके देशों में, रशिया में और फिलीपाइंस में, तो रेसा और मुरातेव ने अपने अपने देशों के अंदर उन्होंने सच बोला। उन्होंने उनके देश के लोगों के सामने जो सच्चाई है वो सामने रखी। 2012 में रेसा ने एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, इसका नाम है रैपलर। ये एक डिजिटल मीडिया कंपनी है और जो ह्यूमन राइट्स वायोलेशन हो रहे हैं, जो मर्डर्स किए गए थे बाय रोड्रिगो डुटेर्टे, उनकी जो सरकार ने, उनकी रेजिम ने फिलीपाइंस में जो हत्या की, जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जो चीज़ें की, तो इन सारी चीज़ों को देश के सामने रखा। मुरातोव जो हैं उन्होंने फ्री स्पीच कैंपेन को एक लंबे समय से प्रमोट किया है और वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नोवाया गेजेटा। तो इनके एडिटर इन चीफ हैं। एक नेशनल कुछ ही ऐसे न्यूज़पेपर्स हैं जो पुतिन रेजिम के खिलाफ चीज़ों को रखते हैं और गवर्नमेंट में जो करप्शन चल रहा है, जो गलत चीज़ें चल रही है, वो दुनिया के सामने उन्होंने रखी। किसी भी डेमोक्रेसी की अगर आप बात करें तो डेमोक्रेसी जो है, ऐसा नहीं है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया तो डेमोक्रेसी आपके देश में हो गई। नो, डेमोक्रेटिक देश जो है, डेमोक्रेसी इज ए प्रोसेस। इसको कंटिन्यूसली आपको मेंटेन करना है, उसको कंटिन्यू। जब हम वोट देते हैं तो वी आर प्रमोटिंग डेमोक्रेसी। जब कोई गलत चीज़ होती है और उसको प्रिंट किया जाता है, उसको पब्लिश किया जाता है, तो दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी।
और सिर्फ ये जर्नलिस्ट का काम नहीं है, ये सभी लोगों का काम है। हम वोट जब देते हैं तो वी गिव वोट ऑन कि पूरे साल या फिर 5 साल में क्या हुआ, ये सारी चीज़ों का एनालाइज करके हम वोटिंग करते हैं, इज़न्ट इट? तो जितनी हमारी अवेयरनेस होगी, जितनी जन चेतना जागरूक होगी, उतनी ही वो डेमोक्रेसी मैच्योर होती जाएगी। और हमारे देश में हम कई बार ये बात भी करते हैं कि 4 पिलर्स हैं डेमोक्रेसी के। एक तो है आपका जो एक जुडिशरी है, सेकंड पिलर है एग्जीक्यूटिव, थर्ड है लेजिस्लेचर, और फोर्थ जो है दैट इज़ मीडिया। कि सुप्रीम कोर्ट या फिर जुडिशरी क्या काम कर रही है। जुडिशरी जो है वो नज़र रख सकती है, अगर पार्लियामेंट यानी कि लेजिस्लेचर ने अगर कोई ऐसा लॉ बनाया जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, तो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट्स जो हैं उनको रिजेक्ट कर सकती है, डिलीट करवा सकती है। एग्जीक्यूटिव्स जो एक्शन लेते हैं उनको लेजिस्लेशन में ये चीज़ें जो हैं वो उनको लेजिस्लेशन में प्रेजेंट करनी पड़ती हैं। कोई भी जो कैबिनेट डिसीजन लेती है फिर वो बिल पार्लियामेंट में रखा जाता है। ये सारी चीज़ों के ऊपर नज़र जो है वो मीडिया रख सकती है या फिर मीडिया रखती है। तो फोर्थ एस्टेट जो है ये डेमोक्रेसी को बचाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत ही बेसिक चीज़ है बट इसको आपको समझना चाहिए। टेलिंग ट्रूथ टू पावर एंड मेकिंग श्योर द वॉइसेस ऑफ पावरलेस आर हर्ड इज अ प्रोफेशन एंड वोकेशन दैट शुड बी नॉर्मल एंड रूटीनाइज्ड पार्ट ऑफ एवरी सोसाइटी। एक बहुत ही कॉमन चीज़ होनी चाहिए कि अगर प्राइम मिनिस्टर ने भी कुछ गलत किया है, प्रेसिडेंट ने भी कुछ गलत किया है, तो बिंदास जर्नलिस्ट जो है वो हमारे देश के सामने वो चीज़ रख पाए, ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली भारत में ओवरऑल मीडिया की जो एक रिपोर्ट आती है इंडेक्स को अगर आप देखें फ्रीडम ऑफ प्रेस, तो उसमें हमारा रैंक कोई इतना खास अच्छा नहीं है। तो हमारे देश में अच्छी अच्छी चैनल्स, अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर्स, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो फ्रीडम चाहिए जो वो सारी चीज़ें जो है वो नहीं होती है। करप्शन भी बहुत होता है, ये सारे कुछ इश्यूज़ हैं। बट एनीवे यहाँ पर जो नोबल कमेटी ने डिसीजन लिया है, तो इससे पूरी दुनिया में अलग अलग डेमोक्रेसीज़ में, अलग अलग देशों में और अलग अलग जर्नलिस्ट जो हैं उनको एक एनकरेजमेंट मिलेगा। ए होम कमिंग, द हिंदू का ये आर्टिकल है। एयर इंडिया की शुरुआत की थी JRD टाटा साहब ने। कुछ 1930s में इसकी शुरुआत की गई। फिर आज़ादी के बाद भारत सरकार ने एयर इंडिया को एक प्राइवेट कंपनी से वापस अपने मीन्स वापस नहीं, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी के पास से अपने पास ले लिया। 68 ईयर्स के बाद फिर से टाटा के पास ये अपनी जो कंपनी जो JRD टाटा ने स्टार्ट की थी वो वापस उनके पास आ चुकी हैं। टाटा की एक सब्सिडियरी है, यानी कि उनकी एक सब कंपनी है जिसका नाम है टेलिस प्राइवेट लिमिटेड। तो जो बिड थी टाटा एयर इंडिया को ख़रीदने की, जो बिड थी, तो इस बिड को जीत लिया है और कम्प्लीटली अब इसका ओनर बन चुका है ये टेलिस प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि टाटा ग्रुप जो हैं, टाटा सन्स जो हैं, वो अब एयर इंडिया के नए मालिक बन चुके हैं। एक लंबे समय से आई एम श्योर आपको पता होगा कि एयर इंडिया के ऊपर एक लंबे समय से बहुत ज़्यादा कर्ज जो है वो बढ़ गया था। टोटल कुछ 60,000 करोड़ जितना कर्ज है और उसमें से 15,000 करोड़ जितना कर्ज जो है वो एयर इंडिया का ये टेलिस संभाल लेगा और 2700 करोड़ रुपीस जो है वो सरकार को कैश में दिए जाएंगे। टाटास के पास ऑलरेडी एयर एशिया इंडिया में मेजॉरिटी स्टेक है, विस्तारा में मेजॉरिटी स्टेक है, और जब एयर इंडिया अब खरीद ली है तो फिर जो स्केल्स यानी कि ज़्यादा प्लेन्स हो जाएंगे उनके पास। एयर इंडिया की खुद बात करें तो 55 ओवरसीज डेस्टिनेशंस में ऑपरेट होता है। 3000 जितने एयरपोर्ट्स के ऊपर लैंडिंग और पार्किंग स्लॉट्स हैं। 141 बड़े छोटे एयरक्राफ्ट्स हैं इनके पास, और दूसरी भी ऐसी बहुत सारी एसेट्स हैं, स्टाफ हैं, सारी चीज़ें हैं। एक लंबे समय से एयर इंडिया जो है वो सरकार का बहुत सारा पैसा जो है वो एब्जॉर्ब कर रही थी। टैक्स पेयर के जो पैसे हैं इसका इस्तेमाल सही दिशा में, सही जगह पर होना चाहिए। एक सरकारी कंपनी को बचाने के लिए फिर हम जो लोगों के पैसे हैं वो उस कंपनी में डालते ही रहें, तो ये सस्टेनेबल तरीका नहीं है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार ने फिर ये डिसाइड किया कि अब वक्त आ चुका है कि एयर इंडिया को बेचा जाए, क्योंकि सरकार ने 1 लाख करोड़ जितने पैसे जो हैं वो एयर इंडिया को बचाने के लिए, सस्टेन रखने में बहा दिए। अगर एयर इंडिया कोई प्राइवेट कंपनी होती तो बहुत सालों पहले ये बंद हो जाती। क्योंकि ये सरकारी कंपनी थी, लोगों के पैसे इसमें लग रहे थे, तो मैनेजमेंट बहुत ही बुरा था इसमें। मैंने एक बार ट्रैवल किया है एयर इंडिया में, इनफैक्ट 2 बार ट्रैवल किया है एयर इंडिया में, और उसका जो एक्सपीरियंस था
जो दूसरी एक एयरलाइंस में ट्रैवल किया था, कतार एयरवेज़ में ट्रैवल किया था, तो उसका एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर बहुत ही अच्छा था। और फिर एयर इंडिया में जब ट्रैवल किया तो पता चला कि एयर इंडिया कितनी बुरी तरीके से ऑपरेट हो रही है। लेकिन अब टाटास के पास ये आ चुकी है, तो लेट्स होप कि इसको बहुत ही प्रोफेशनली, ऑफ कोर्स एक प्राइवेट कंपनी जब टेक ओवर करती है तो बहुत ही प्रोफेशनली इसको ऑपरेट किया जाएगा। 1 लाख करोड़ रुपए जितना पैसा सरकार ने इसमें डाल दिया था, और हर रोज़ का इसका लॉस था ओवर 20 करोड़ रुपीज़, 20 करोड़ रुपए का एवरी सिंगल डे ये एयर इंडिया लॉस जनरेट करती हैं। तो अब ये सारी चीज़ें टर्न अराउंड की जाएगी। कुछ 13,000 जितने परमानेंट और कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ हैं, तो उसके बारे में भी एक एश्योरिटी है कि 1 साल तक किसी की भी जॉब जो है वो कट डाउन नहीं की जाएगी। लेकिन 1 साल के बाद आई एम श्योर कुछ रिडेंडेंसीज होगी, कुछ लोगों को निकालना पड़ेगा, तो ये कुछ चैलेंजेस टाटा को फेस करने पड़ेंगे। बट टाटा इज़ अ बिग ग्रुप, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड ग्रुप है, काफ़ी अच्छे लोग हैं उनके पास, तो आई एम श्योर वो एयर इंडिया को एक नए लेवल पर ले जाएंगे। ए प्रोब आफ्टर प्रोडिंग, द हिंदू का ये आर्टिकल है। हमारे जूनियर होम मिनिस्टर अजय मिश्रा साहब जो हैं, उनके बेटे आशीष मिश्रा को अरेस्ट किया गया है। दिस इज़ अबाउट लखीमपुर खैरी वायलेंस, जो उत्तर प्रदेश में है। किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे और वहाँ पर एक व्हीकल, एक कार जो है वो किसान जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर ब्लास्ट इन द सेंस के उसके उनके ऊपर चढ़ जाती है और कुछ किसानों की मृत्यु हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक एक्शन ली। सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीज़ें अपने हाथों में रखी और सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को और ख़ास करके वहाँ का जो पुलिस डिपार्टमेंट है, वहाँ के जो स्टेट पुलिस चीफ हैं, उनको कहा कि एक थरो इन्वेस्टिगेशन कीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम पर तो अब आप समझिए कि जूनियर होम मिनिस्टर अपने आप में कितना पावरफुल व्यक्ति हैं और उनके बेटे के ऊपर इल्ज़ाम है। यू नो हाउ पॉलिटिक्स वर्क्स इन आवर कंट्री, तो इट्स नॉट दैट ईजी कि आप किसी होम मिनिस्टर या फिर जूनियर होम मिनिस्टर के बेटे को या फिर बेटी को या फिर उनके रिश्तेदार को इजीली पकड़ ले। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट अपने हाथों में चीज़ें लेती हैं तो फिर एक प्रेशर जो है वो डेफिनेटली क्रिएट हो जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मिनिस्टर साहब के जो बेटे हैं उनको समन किया गया। अब ऐसी सिचुएशन में अगर नॉर्मल व्यक्ति होगा तो उनको समन नहीं, उनको अरेस्ट करते, लेकिन स्टार्टिंग में पुलिस ने उनको समन किया, फिर बाद में उनको अभी चलो अरेस्ट किया गया है। एक लंबी पूछताछ भी हुई उनके साथ। पहले वो अपियर नहीं हुए थे, फिर बाद में वो अपियर हुए, प्रेशर जब इंक्रीज़ हुआ और फिर उनको फ़िलहाल अरेस्ट किया गया है। What is known so far is that vehicles in the minister's convoy plugged through a group of farmers causing 4 deaths। जैसे मैंने आपको बताया कि 4 लोगों की मृत्यु हुई जब ये व्हीकल्स जो हैं वो डायरेक्टली जाकर इन प्रोटेस्टिंग फार्मर्स के ऊपर चढ़ाए गए। एफआईआर में ये कहा गया है कि आशीष मिश्रा वॉज इन वन ऑफ द कार्स इवन दो ही क्लेम्स टू हैव बीन एल्सवेयर। उनका क्लेम यह है कि वो कहीं और जगह पर थे, लेकिन एफआईआर ये कहती है कि वो जो ये कार्स थी तो उस कार में से एक कार में वो भी वहाँ पर थे। इट इज़ रिग्रेटेबल दैट यूनियन गवर्नमेंट इज़ नोटिसबली साइलेंट। यूनियन गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर चुप है। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन का माहौल भी चल रहा है, तो कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी, खास करके रूलिंग पार्टी नहीं चाहेगी कि ऐसी चीज़ें जो हैं वो लोगों के सामने, ये इश्यू ऑफ कोर्स जल्द से जल्द यूनियन गवर्नमेंट और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट चाहेगी कि ये इश्यू जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने चीज़ें अपने हाथ में ली है। बट लेट मी टेल यू कि इन्वेस्टिगेशन एट द एंड ऑफ द डे जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की ही बॉडी यानी कि स्टेट पुलिस ही करने वाली है। और अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कि स्टेट डीजीपीज जो हैं उनको राज्य सरकारें ही अपॉइंट करती हैं, और जहाँ तक मेरी समझ है तो जो भी पार्टी एक राज्य में पावर में होती है तो उसकी तरफ कहीं ना कहीं थोड़ा झुकाव रखने वाला व्यक्ति जो है वही डीजीपी बनता है। और ये सिर्फ मैं ऐसे हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, रेफरेंस के तौर पर मैं एक बुक भी सजेस्ट कर सकता हूँ, दैट इज़ बुलेट फॉर बुलेट। इट इज़ ए बायोग्राफी ऑफ ऑटोबायोग्राफी ऑफ जूलियो रिबेरो, एक बहुत ही फेमस, जिनको सुपर कॉप कहा जाता है। तो ऐसे एक फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर ने एक किताब लिखी है
बुलेट फॉर बुलेट, और इस बुलेट फॉर बुलेट में उन्होंने काफ़ी सारे ऐसे पॉलिटिक्स के बारे में भी बात की है कि जब आप पुलिस फोर्स में होते हैं तो किस प्रकार का पॉलिटिक्स जो है वो चलता रहता है। तो अगर हमें एक इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन चाहिए तो आई थिंक वी नीड सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में कुछ सिलेक्टेड ऑफिसर्स जो हैं, अगर वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी उनको दूसरी एजेंसीज़ के ऊपर रिलाई होना पड़ेगा। तो इट्स गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट, ये केस जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट तो होगा ही, जहाँ तक मेरी समझ है। आई थिंक इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट, मीन्स सच जो है वो शायद इतनी जल्दी इजीली सामने ना आए। तो लेट्स वेट एंड वॉच, लेट्स सी कि आगे इसमें क्या होता है। बट अभी भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो ये आशीष मिश्रा है वो गुनहगार हैं, ऐसा नहीं है। वी डोंट नो येट, बट जो ट्रूथ है वो हमारे सामने आए तो दैट विल बी गुड। सो दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो इंडियन स्पेस एसोसिएशन को आज लॉन्च करेंगे। कोल मिनिस्टर ने ये एश्योरिटी दी है कि पावर की शॉर्टेज जो है वो हमारे देश में नहीं होगी। 95 करोड़ से ज़्यादा कोविड वैक्सीन डोजेस जो हैं वो एडमिनिस्टर किए गए हैं। और इसके अलावा भी कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ आइटम्स की बात करें तो बांग्लादेश जो है वो अपना सेकंड न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो सेटअप करने वाला है। और एक मल्टीलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज, मालाबार एक्सरसाइज जो है, तो इसमें इंडियन नेवी पार्टिसिपेट करने वाली है फेज़ 2 में। एंड हमारे जो वी मुरलीधरन जो जूनियर फॉरेन मिनिस्टर हैं वो न्यूयॉर्क जाएंगे आज, और वहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो डिस्कशन है उसमें खास करके पीस और इन सारी चीज़ों को लेकर डिस्कशन जो है वो उसमें पार्ट लेंगे। और जापान में टोक्यो में पर्टिकुलरली 60 नए कोविड के केसेस सामने आए हैं। सैटरडे को जो प्रश्न पूछा था उसका आंसर आपकी स्क्रीन के ऊपर है, एक नया प्रश्न भी आपकी स्क्रीन के ऊपर है। एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ तो शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आया है तो हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड आई विल सी यू टुमारो 8 AM। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।